बार के विधानसभा चुनाव में जिला के सभी कोरोना संक्रमित बुजुर्गों तथा दिव्यांगों के पास घर बैठे वोट डालने का विकल्प होगा। इन्हें मतदान के पूर्व ही बीएलओ के माध्यम से घर पर बैलेट पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि घर बैठे बैलेट के जरिए मतदान करना एक बड़ी चुनौती होगी, इसके बावजूद इसे अच्छे से अंजाम दिया जाएगा। सोमवार को वह चुनाव संबंधित कार्यक्रम और तैयारियों से जुड़ी सूचनाएं मीडिया से साझा करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि बनारस में अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार करीब 42,000 बुजुर्ग और 26,000 दिव्यांग हैं, लेकिन कोविड संक्रमितों की संख्या चुनाव तक क्या होगी ये कोई नहीं जानता। वाराणसी के 7वें चरण में होने वाले चुनाव के लिए 10 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी, 17 फरवरी तक नामांकन होगा और 21 फरवरी को नाम वापसी होगी। तब प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और बैलेट पेपर छपवाया जा सकेगा। उस वक्त कोविड संक्रमितों की संख्या पता करते हुए बैलेट पेपर छपवाए जाएंगे और 24 से 28 फरवरी के बीच बीएलओ के माध्यम से उनका घर घर वितरण किया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान आगे बताया कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान प्रत्याशियों के खिलाफ कुल 9 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। इसमें एक प्रत्याशी सुन्नम इस्तारी को चुनाव आयोग ने 2023 तक के लिए डिबार किया है, लिहाजा इस प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी रहेगी। वहीं दिव्यांगों और महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ की व्यवस्था के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में प्रत्येक विधानसभा में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे, जो मॉडल बूथ से अलग होंगे। महिला स्पेशल बूथ पर सभी अधिकारी महिलाएं तथा दिव्यांग पर दिव्यांग अधिकारी मौजूद रहेंगी। प्रयास यह भी होगा कि सुरक्षा व्यवस्था में भी महिलाएं और दिव्यांगों की तैनाती की जाएगी। डीएम ने अपने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि जिले में इस बार 1200 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है, जो पहले 1400 मतदाताओं पर हुआ करता था। इस बार 481 बूथों को संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है। जिले को 28 जोन में बांटा गया है, जहां जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है। जिले में डिमांड के हिसाब से 150% ईवीएम वीवीपैट मशीनें मिल चुकी हैं, लिहाजा मशीनों की कोई कमी नहीं रहेगी। वाराणसी जनपद में जो निर्वाचन की आचार संहिता जारी हुई है और उस आचार संहिता में क्या क्या नियम अब सब पे लागू हो गए हैं और इसी के साथ हमारा वाराणसी में किस किस मेजर डेट में क्या क्या मेन एक्टिविटी होनी है, इसी सब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ताकि मीडिया के बंधुओं के माध्यम से वो सारी चीज़ें जनता तक पहुंच जाएं। हमारे पोलिंग कर्मचारी, पोलिंग मशीनरी भी होती है और साथ ही साथ पब्लिक भी होती है जिनकी उत्सुकता रहती है डेट्स को जानने में। साथ ही कैंडिडेट होते हैं, प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट हैं उनके साथ साथ राजनीतिक दल होते हैं, उन तक सारी सूचनाएं पहुंच जाएं कि वाराणसी में इलेक्शंस को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। वही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि हमारे पोलिंग स्टेशंस की क्या व्यवस्था है, वोटर लिस्ट की क्या व्यवस्था है, वोटर लिस्ट के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएँ जैसे हमारी ट्रेनिंग्स हैं, पोलिंग पार्टी का डिस्पैच है, काउंटिंग है, वो कहाँ से की जाएंगी, किन तारीखों में की जाएंगी, नॉमिनेशन से लेके और फार्म के वापस लेने तक की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किन किन जगहों पे नॉमिनेशंस होंगे, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही आचार संहिता के मेन बिंदु क्या हैं, प्रत्याशियों पे क्या लागू होता है, कर्मचारियों पे क्या लागू होता है, मीडिया पे क्या लागू होता है, वो बताया गया है। साथ ही कैंडिडेट्स के द्वारा जो व्यय किया जाएगा, एक्सपेंडिचर किया जाएगा, उसका कैसे हम लोग लेखा जोखा रखेंगे और साथ ही साथ कोविड से बचने के लिए क्या प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे, उन सब की जानकारी दी गई है। और वाराणसी में जैसा सभी जानते हैं कि 7वें फेज में इलेक्शन है। 10 फरवरी को नॉमिनेशन शुरू होकर 17 फरवरी तक नॉमिनेशन चलेंगे, 7 मार्च को इलेक्शन होगा और 10 मार्च को काउंटिंग होगी। उन सब की व्यवस्थाएँ सारी जानकारी दी गई है और इसके बाद मीडिया से ये भी अपेक्षा की गई है कि हम सब लोग मिलकर पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कार्य करें, क्योंकि गिरता हुआ पोलिंग परसेंटेज बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कम से कम हम 70% से ज़्यादा पोलिंग करा सकें, इसके हमें प्रयास करने चाहिए। इन सभी चीज़ों को लेकर आज यहाँ पे बैठक में विस्तृत चर्चा की गई है। शामिल करने के लिए भी समय है वाराणसी में, क्योंकि निर्वाचन 7 मार्च को है और नॉमिनेशन 10 फरवरी को शुरू होंगे, तो अभी पूरा 1 महीना है जब अभी भी लोग नए वोटर बन सकते हैं। वाराणसी की वोटर लिस्ट में 30,29,000 वोटर हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस वोटर लिस्ट का रिवीजन अभी पूरे 1 महीने और चलेगा। किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो फिजिकल फॉर्म 6 भर दे, चाहे ऑनलाइन फॉर्म भर दे, वो अभी भी वोटर बन सकते हैं।
मेरी पब्लिक से अपील है कि अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक करें। हमारे BLOs घर घर जाके ये जानकारी दे रहे हैं। किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में ना हो तो वो अभी भी फार्म भर के नए वोटर बन सकते हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमने अपील की है कि वे भी वोटर पर्ची भर के घर घर पहुँचाएँ, जैसे पहले 10 साल 15 साल पहले पहुँचाया करते थे। और उसके माध्यम से उनको जानकारी मिले कि कोई वोटर नहीं बना है तो उनको वोटर बनवाएं, ताकि इलेक्शन के दिन किसी की शिकायत ना हो कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। सर, ये साहब जो जन्म दिया है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी रैलियों को कम करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए, तो उसका क्राइटेरिया क्या सेट किया गया कि यूट्यूब पर अगर वो न्यूज़ देता है या ऐड देता है तो कैसे क्राइटेरिया तय करेंगे कि वो ऐड है या न्यूज़? सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है सर, बनारस में भी है जो इस तरीके से पेड तरीके से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या उन पर भी मॉनिटरिंग की कोई तरीका है, कोई मैकेनिज्म? आज यहाँ पे बैठक प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स की और मीडिया की, आपकी सबकी की गई है। उन सबको यही जानकारी दी गई है कि कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ बुक की जाती है तो उसकी जानकारी देने की ड्यूटी उस कंपनी की, उस व्यक्ति की या उस न्यूज़ हैंडलर की है जिसने ये बुकिंग ली है और जिसने उसके अगेंस्ट भुगतान लिया है। केवल उसकी जानकारी हमें देनी होती है कि हमने ये बुकिंग किसी भी कैंडिडेट या राजनीतिक दल से प्राप्त की है, इस पे इतना भुगतान प्राप्त हुआ है। उसका फॉर्मेट हमने जारी किया है। उसमें 2 फॉर्मेट है, एक तो जो कैंडिडेट बुक कराता है उसका डिक्लेरेशन है, और दूसरा हमें क्या सूचना देनी है नाम पता लिख के, वो एक छोटा सा प्रोफॉर्मा है। ये दोनों प्रोफॉर्मा हमने जारी किए हैं। इलेक्शन ऑफिस में विकास भवन में 107 नंबर कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे ये काम किया जाता है। हमारी एक टीम पूरी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बनी हुई है। अगर प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं तो उनको अप्रूव कराने का काम भी वहाँ से किया जाएगा, और अगर प्री रिकॉर्डेड नहीं है और इसके अलावा केवल प्रिंटेड ऐड हैं या अन्य प्रकार के कोई भी प्रकार की उनकी प्रचार सामग्री है तो वो सीधे टेलीकास्ट कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में हमें उसकी जानकारी जरूर दे दें कि किसने बुकिंग कराई थी और कैसे बुकिंग कराई थी, ताकि यूनिफॉर्मली उसका खर्चा बुक हो सके। किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करने से या किसी प्रकार का कैंपेन करने से रोक नहीं है किसी प्रकार की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। केवल इतना ही है कि उसके खर्चे की जानकारी हो जाए ताकि सबको यूनिफॉर्मली पता रहे, और उसकी व्यवस्था की जानकारी हमने दी है। अभी इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक जो रोक लगाई है वो लगातार 15 जनवरी तक लागू रहेगी। आगे क्या क्या निर्देश आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कोविड के अनुसार उसको पालन भी करेंगे। लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म से कोई भी करता है तो उसका इनकरेजमेंट होना चाहिए। केवल उसका एक छोटा सा प्रोफॉर्मा है वो भर के देते जाएं, ताकि उसका जो भी न्यूनतम एक्सपेंडिचर हो वो सारा का सारा बुक होता रहे। डीएम साहब, जो सोशल मीडिया पर लोग जगह जगह जाकर के लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, मीडिया के लोग 5, 7, 10 लोग को जुटा करके, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस प्रकार का ओपिनियन लेने में अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट्स डिसाइड की जाती हैं। जब प्री पोल और पोस्ट पोल जो सर्वे होते हैं उनकी रोक लागू हो जाती है। फिलहाल जनता को अगर ये पूछा जा रहा है, उनके ऑप्शन पूछे जा रहे हैं या उनकी जन समस्याएँ पूछी जा रही है, कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस पूछी जा रही है, अभी कोई रोक नहीं है, क्योंकि अभी कोई कैंडिडेट डिसाइडेड नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की रोक जिस दिन प्री पोल सर्वे पे लागू हो जाएगी उस दिन से यह कार्य बंद हो जाएगा। कार्य जो हुए तो किसी विपक्ष पार्टी से या फिर राजनीतिक पार्टी सरकार में भी है भाजपा के लोग, उनसे फाइट कर सकते हैं कि नहीं? विकास कार्यों को लेके, किसी की भी अचीवमेंट को लेके, चाहे वर्तमान प्रतिनिधि हों चाहे पूर्व प्रतिनिधि हों, उनके विचार पूछने पे कोई रोक नहीं है। किसी भी मीडिया हाउस को कोई भी प्रोग्राम किसी का करना हो, इंटरव्यू करना हो, डिबेट करवानी हो, अगर वो ओपनली कर रहे हैं या किसी हॉल को बुक कर रहे हैं तो परमिशन लेके कर लें, अगर घर में जाके कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। किसी प्रकार से इसमें कोई रोक टोक नहीं है। केवल पेड न्यूज़ की तरह अगर वो कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए तो उसको प्रचारित करने पे रोक है। ये काम 10 फरवरी के बाद शुरू होगा। 10 फरवरी तक आप किसी का भी ओपिनियन लेना चाहें तब तक ओपिनियन ले सकते हैं। सर, वोटिंग पर सबसे पहले तो टारगेटेड हम लोग एक्टिविटी हम करेंगे। जहाँ पे पोलिंग परसेंटेज कम रहा है उन लोगों को जाके टोकना शुरू करेंगे, क्योंकि सामान्य अपील पे लगभग पोलिंग परसेंटेज बढ़नी मुश्किल होती है। इसलिए हर विधानसभा के न्यूनतम 100 बूथ हमने छांटे हैं। उनके मोहल्लों में जाके स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि भैया आपके मोहल्ले का नाम खराब हो रहा है, वहाँ पोलिंग परसेंटेज बहुत कम है, इसको बढ़ाना है। दूसरा स्ट्रेटजी ये है कि समाज के सारे लोगों को जोड़ना है। हम लोगों ने 5 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं पूरे शहर में। हम उसको बढ़ा के 50 तक करना चाहते हैं। जो भी प्रतिष्ठित नागरिक हैं उनका अपील हो, उनके माध्यम से संदेश प्रचारित किए जाए। और तीसरा, इसमें एक पॉजिटिव सकारात्मक सोशल प्रेशर डेवलप किया जाए
कि चाहे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे सामाजिक ग्रुप हो, चाहे प्रोफेशनल ग्रुप हो, एक दूसरे पर दबाव डालें कि वो वोट डालें और अपनी उंगली पर लगा हुआ निशान उस दिन प्रचारित करें कि मैं वोट डाल आया। ये दोनों तीनों स्ट्रेटजी हम आपके माध्यम से और आपके सहयोग से लागू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 70% से ज़्यादा वाराणसी में पोलिंग हो।